नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस करेंट अफेयर्स वाली क्लास में। ये जो सीरीज हम लोग शुरू किए हुए हैं, ये फूल पत्ती वाली जो मैगजीन है उससे हम लोग पूरा कर रहे हैं। इससे पहले बता दें कि इसका टॉप 500 जो क्वेश्चन है उसको एक ही वीडियो में करा चुके हैं और अभी तक जो है उसके अलावा 5 पार्ट में इसको हम लोग कवर, बहुत सारा जो टॉपिक है उसको कवर कर चुके हैं। तो आज जो होगा ये नेक्स्ट होगा। तो देखिए, पेज नंबर जो शुरू कर रहे हैं ये 28 का है। इससे पहले 27 पेज तक कंप्लीट हो चुका है और स्पोर्ट्स का और बुक एंड ऑथर का। ठीक है, देखिए इसमें कहा जा रहा है, थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, कम आज इसमें इंक्लूड किए हैं। कहा जा रहा है कि नोवा खखोवा का बांध, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये चर्चा में है, पूछा जा सकता है। तो कहा जा रहा है कि नोवा खखोवा का बांध दक्षिणी यूक्रेन, इसमें सेरखोन क्षेत्र के नोवा खखोवा शहर में किस नदी पर, तो ये नीपर नदी पर। आपसे यही पूछा जाएगा तो किस नदी पर बंधा हुआ है, तो नीपर नदी, ये नाम याद रखिएगा। और बना एक प्रमुख क्या है, तो जल संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, और विशाल जो है ये जलाशय है। वर्तमान में इस पर किसका अधिकार है, तो वर्तमान में इस पर रसिया के नियंत्रण में है। जिसमें क्या हुआ है, तो एक विस्फोट करके इस बांध को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस विस्फोट ने लाखों लोगों की विद्युत आपूर्ति बाधित कर दी। साथ ही क्रीमिया और जापोरिजिया की जल आपूर्ति क्या हो गया, तो इससे बाधित हो गया। तो ये कहाँ है, तो दक्षिणी यूक्रेन में पड़ता है, लेकिन इस पर भी वर्तमान में देखा जाए किसका अधिकार है, तो रसिया का है। और नोवा खखोवा बांध अगर पूछा जाए किस नदी पर, तो नीपर नदी, इतना याद रखिएगा। आगे का जो पॉइंट है, होमो नेलेदी, यहाँ क्या हुआ कि प्राचीन मानव प्रजाति पाया गया है। ठीक है, नए शोध के से संकेत मिलता है कि लगभग 3 लाख साल पहले दक्षिणी अफ्रीका की एक गुफा प्रणाली के भीतर लगभग 1/3 आकार के मस्तिष्क से, मतलब कि 3 में 1 हिस्सा जो था इसका क्या था, तो मस्तिष्क था। मान सकते हैं कि 1/3 आकार के, मतलब कि 33% के करीब अगर देखा जाए, जो आज का जो जैसा कि मानव है उसका 33% अगर देखा जाए तो उसका मस्तिष्क था। मस्तिष्क के साथ एक प्राचीन मानव प्रजाति होमो नलेदी गुफा में रहने वाली अपनी संस्कृति का विकास किया था। क्या ये होमो नलेदी एक, मतलब कि मानव प्रजाति था जो कहाँ रहता था, तो ये दक्षिण अफ्रीका की गुफा प्रणाली में ये मिला है। ठीक है, तो गुफा में और अपनी संस्कृति का विकास किया था। नए शोध जनरल ई लाइफ में प्रकाशित किया है गया है। इसको किस में प्रकाशित किया गया है, तो यह शोध जो है जनरल ई लाइफ में प्रकाशित किया गया है। गुफा के अंदर चट्टानों में उकेरे गए पैटर्न बताते हैं कि होमो निलेदी की क्या थी, तो ये संस्कृति थी और अपने मृतकों को दफनाने की प्रथा होमो सेपियंस से पहले प्रारंभ की थी। यानी कि आज जो आधुनिक मानव किसे माना जाता है, तो होमो सेपियंस को माना जाता है। लेकिन ये मृतकों को दफनाने के जो प्रणाली था, ये आज के जो मानव है इससे पहले से ही ये प्रारंभ कर दिया था। जीवाश्म के अध्ययन क्या कहलाता है, तो पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम। 9 जून 2023 को केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री, क्या नाम है, तो सर्बानंद सोनोवाल ने वेस्ट टू वेल्थ, क्या इसका नाम है, तो वेस्ट टू वेल्थ पहल में तेजी लाने के लिए सागर समृद्धि ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है। मतलब कि सागर को साफ करने के लिए इस प्रणाली को नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स वाटरवेज एंड कोर्ट्स द्वारा क्या किया गया है, तो इसे विकसित किया गया है। वर्तमान में कोचिन पोर्ट और मुंबई पोर्ट ने सिस्टम को अपनाया है। वर्तमान में इस सिस्टम को किसके द्वारा अपना लिया गया है, तो कोचिन पोर्ट और मुंबई पोर्ट ने। और न्यू मैंगलुरु पोर्ट और दीनदयाल जो पोर्ट है इस पर क्या चल रहा है, तो परीक्षण चल रहा है। इसका तो ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग जो सिस्टम है सागरों को साफ करने का। ड्रेजिंग क्या होता है कि ड्रेजिंग जो है झीलों, नदियों, बंदरगाहों और अन्य निकायों, जल निकाय जो होता है इसके तल छत से क्या होता है कि और मलबों को हटाना होता है। बिरसा मुंडा एट 123वीं, मतलब कि 123वीं पुण्यतिथि किसका, तो बिरसा मुंडा का। महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और एक श्रद्धेय आदिवासी नेता बिरसा मुंडा ने 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की आयु में, ये तिथि महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। तो 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की आयु में रांची का जो सेंट्रल जेल में क्या कर दिया था, जेल में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। 9 जून 2023 को उनकी 123वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वर्ष 2021 में केंद्र सरकार ने घोषणा की कि उनकी जयंती का दिन, यानी कि कब, तब 15 नवंबर, इनके जयंती के दिन जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था,
तो 15 नवंबर 1875 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। इसका जगह भी पूछा जाता है तो उलुहातू। 1895 और 1900 के बीच बिरसा मुंडा ने, कब, तो 1895 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा ने वर्तमान झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में उलगुलान आंदोलन, जिसे महान विद्रोह या महान हंगामा का नेतृत्व किए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य, आगे का जो टॉपिक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान के बाद 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है। कौन सा ये 5 देश है? आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन नहीं है, तो इसलिए पांचों का नाम याद होना चाहिए। प्रमुख जो 5 देश है, अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सियरा लियोन और स्लोवेनिया है। कौन है? तो अल्जीरिया है, गुयाना हो गया, कोरिया गणराज्य हो गया, सियरा लियोन हो गया और स्लोवेनिया हो गया। इनका कार्यकाल जनवरी 2024 से 2 वर्षों की अवधि के लिए शुरू होगा। 5 नवनिर्वाचित देश जो है, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड के साथ परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में शामिल होंगे। ठीक है, प्रमुख 5 देशों में जो है ये कौन सा है? तो अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात की ये सब क्या करेंगे? तो जगह लेंगे। इसमें देखा जाए तो 5 अस्थायी जो होते हैं, इसमें कौन है? तो एक अमेरिका हो गया, सेकेंड में रसिया हो गया, उसके बाद में चाइना हो गया, इतनी नाम तो याद होगा। ठीक है, उसके बाद में फ्रांस आता है और ब्रिटेन हो जाता है। तो 5 जो है ये यूएन का अस्थायी मेंबर है। इसके पास क्या है? तो वीटो पावर है। और 10 इसमें जो है अस्थायी है। तो टोटल जो होते हैं 15। तो इसमें 5 यहाँ हो गया, 5 यहाँ हो गया। अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान जो आगे का जो टॉपिक है, तो 8 जून 2023 को ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमेरिका ने स्वच्छ, इसमें किसके बीच में हुआ है? अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान यूएसए प्लस ब्रिटेन के बीच में हुआ है। ठीक है, तो 8 जून 2023 को संयुक्त ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में आर्थिक चुनौतियों के विरुद्ध आर्थिक सहयोग के लिए द अटलांटिक डिक्लेरेशन, ए फ्रेमवर्क फॉर ए 21st सेंचुरी यूएस यूके इकोनॉमिक पार्टनरशिप का क्या किया है? तो समर्थन किया है। बारिश आने वाला है तेज। इस संयुक्त घोषणा ने अटलांटिक घोषणा को 2 भागों देशों के, मतलब कि दोनों देशों को आर्थिक, तकनीकी, वाणिज्यिक और व्यापार संबंधों में व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करने में अपनी तरह का क्या है? तो ये पहला प्रयास बताया। प्राइवेट वर्चुअल स्कूल की मान्यता, ये कहाँ है? तो राजस्थान में। राजस्थान के माननीय शिक्षा मंत्री क्या है नाम इनका? तो बीडी कल्ला। और जोधपुर में शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक प्रेमचंद्र सांखला ने क्या किया है? तो संयुक्त नेहल वर्चुअल स्कूल, ये पूछा जाएगा अगर नेहल वर्चुअल स्कूल कहाँ? तो राजस्थान में। सहित 4 अन्य को मतलब कि नेहल वर्चुअल स्कूल सहित मतलब कि 4 अन्य को देश के पहले प्राइवेट वर्चुअल स्कूल के रूप में मान्यता प्रदान की है। वर्चुअल स्कूल के माध्यम से अब कक्षा 9 से लेकर के 12वीं तक के जो विद्यार्थी होंगे, ये नियमित घर स्कूल नहीं जा करके घर बैठे सुविधाजनक समय में क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकेंगे। उन्हें मात्र परीक्षा देने स्कूल जाना होगा और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। नेहल वर्चुअल स्कूल का मान्यता प्रमाण पत्र उत्कर्ष संस्थान के चेयरमैन कौन, क्या नाम है? तो डॉक्टर गहलोत, निर्मल गहलोत सर को क्या हुआ है? तो शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान किया गया। 1 जुलाई 2023 से शैक्षणिक सत्र 2023-24 की शुरुआत होगी। अब पता नहीं इस पर आप लोग जो सोच रहे हैं, सोच कि फ्री में होगा कि पैसा से दिया जाएगा या कैसे होगा, पता नहीं। भारतीय स्टार्टअप फार्मर्स फ्रेश जोन, सब कुछ प्राइवेट करना क्या सही है? केरल में स्थित एक स्टार्टअप जिसे फार्मर्स फ्रेश जोन के रूप में जाना जाता है। तो ये फार्मर्स फ्रेश जोन अगर देखा जाए तो ये कहाँ? केरल में स्थित एक स्टार्टअप जिसे फार्मर्स फ्रेश जोन के रूप में जाना जाता है, वो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO द्वारा क्या हुआ है? तो आयोजित एक्सेलेटर प्रोग्राम के लिए चुना गया है। तो बस इसमें पूछा जाएगा तो कहाँ का? तो केरल का। केरल में स्थित एक स्टार्टअप जिसे फार्मर्स फ्रेशर जोन के रूप में जाना जाता है, इसे एक्सीलरेटर प्रोग्राम के लिए चुना गया है। इसके द्वारा तो FAO के इसे चुना है। भारत का पहला डाई मिथाइल ईथर ईंधन चालित जो ट्रैक्टर है, ये याद रखिए IIT कानपुर ने सभी प्रकार के सड़कों पर ये संचालन के लिए इसका प्रयोग किया है।
कारी इसाद आम को GI टैग, तो ये उत्तर कर्नाटक का है, बस इतना याद रखिए। फसाई का इट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र यहाँ महत्वपूर्ण है। तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को किसे, तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने की मान्यता में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसे क्या हुआ था, इट राइट स्टेशन प्रमाण से इसको सम्मानित किया गया है। यह दर्जा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। कौन सा, तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। प्रमुख जो इट राइट स्टेशन अभी तक जिसको दिया जा चुका है, इसमें जो आता है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को मिल चुका है, आनंद विहार टर्मिनल नई दिल्ली जो है, छत्रपति शिवाजी मुंबई सेंट्रल रेलवे मुंबई को, वडोदरा रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़, भोपाल, भुवनेश्वर एंड कानपुर सेंट्रल रेलवे को ये प्रमाणन मिल चुका है। किसका, तो इट राइट स्टेशन का। यहाँ शुद्ध खाना दिया जाता है। नाटो द्वारा समुद्र और डेटा केबलों की सुरक्षा ये किसके द्वारा किया जाएगा, तो नाटो द्वारा, बस इतने याद रखिए। उत्तरी अटलांटिक संधि जो संगठन है समुद्र में पाइपलाइन और डेटा केबल के हमले से बचाने के लिए एक केंद्र स्थापित करेगा। तो ये कहाँ होगा, तो केंद्र लंदन के नज़दीक नॉर्थवुड में नाटो का नौसेना का मुख्यालय जो है यहीं पर होगा। तो कहाँ, तो लंदन के नज़दीक जो है नॉर्थवुड में, यहीं पर इसका कार्यालय ये होगा। नाटो ने कदम पिछले वर्ष नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर इस पर हमला हो गया था, इसके बाद उठाया है। नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन जो है रूस से जर्मनी के बीच का ये क्या है, तो ये पाइपलाइन है। कहा जा रहा है कि देश में ने कंसेंट की आयु को 13 वर्ष से बढ़ा करके क्या कर दिया, तो 16 वर्ष कर दिया। किसके द्वारा, तो जापान की संसद ने कंसेंट की आयु को, यानी कि सहमति से संबंध के जो उम्र होता है ये 13 से बढ़ा करके अब कितना कर दिया है, तो 16 कर दिया है। सुरक्षा और स्वास्थ्य के मद्देनजर इसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। ये पूछा जाएगा कहाँ, तो जापान, बस इतना याद रखिए। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान खान मंत्रालय के तहत काम कर रहे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान जो है राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड से इसको क्या मिला है, तो मान्यता मिल गया है। किसको, तो खान मंत्रालय के तहत काम कर रहे हैं जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान को, इसको मतलब कि मान्यता मिल गया है। राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड से इसको अब मान्यता मिल गया है। इसके बाद क्या होगा कि ये अति उत्तम की विशिष्ट ग्रेडिंग के साथ मान्यता का प्रमाण पत्र दिया गया। इसे अति उत्तम के 10,000 रुपया मासिक जो पेंशन दिया जाएगा ये हरियाणा के द्वारा दिया जाएगा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर लाल ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को कितना, तो 10,000 मासिक पेंशन देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही मतलब कि वोल्वो बस में ये फ्री यात्रा भी कर सकते हैं। इस साल जो पद्म अवार्ड जो पाए हैं पद्मश्री अवार्ड से, डॉक्टर सुकुमा आचार्य अध्यात्मवाद के क्षेत्र में और श्री बक्सीराम विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। सर्वाधिक पवन क्षमता वृद्धि एट राजस्थान, ये कहाँ देखने को मिला, तो राजस्थान में देखने को मिला। 15 जून 2023 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली में वैश्विक पवन सिस्टम के अवसर पर राजस्थान के सर्वाधिक पवन क्षमता वृद्धि प्राप्त करने के लिए क्या किया, ये सम्मानित किया। तो याद रख सकते हैं जो सर्वाधिक अभी देखा जा रहा है कहाँ, तो राजस्थान में, ठीक है। भारत में सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज, तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की एक टीम ने हाल ही में उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में, यहाँ याद रखिए ये नाम, तो कहाँ, तो उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में, ठीक है। इस कहा जा रहा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की एक टीम ने हाल ही में उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के केंदुआडीही ब्लॉक में, कौन सा था, केंदुआडीही जो ब्लॉक में कोयले के अपने सर्वेक्षण के दौरान चंप पहाड़ पर भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज की है। तो किसमें, तो चंप के दौरान चंप पहाड़ पर भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज की है। एक ये ऊंचा होता है पहाड़ पर, ऊर्ध्वाकार जो होता है नहीं कि ये मतलब कि एक संरचना होता है, ठीक है। मेहराब सबसे बड़ा है ये। स्वराज ट्रॉफी 2021-22 कोल्लम जिला पंचायत ने, तो ये कोल्लम जिला पंचायत जो कहाँ का है, तो केरल का है, वित्तीय वर्ष के लिए राज्य के सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के रूप में ट्रॉफी जीता है। कहा जा रहा है कि कन्नूर जिला पंचायत रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रहा। कोल्लम पहले, कन्नूर जो है ये दूसरे स्थान पर रहा। कोल्लम जिला भारत के केरल राज्य के 14 जिलों में क्या है, एक है। अन्य जो विजेताओं की सूची है, सर्वश्रेष्ठ निगम देखा जाए तो तिरुवनंतपुरम नगर निगम है, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत मुलुथुरुथी है, सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत पेरुराम्पू है, ये सब केरल का है। सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका
तिरुरंगडी क्या है? ठीक है, केरल सरकार ने स्वराज ट्रॉफी 1995-96 में क्या किया था? तो ये स्थापित किया था। बस इसमें यही याद रखिए कि सर्व जिला पंचायत वित्तीय व सर्वश्रेष्ठ पंचायत के लिए कोल्लम जिला को मिला है। ठीक है, भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य, आर्थिक परिदृश्य देख रहे हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 7 से जनवरी 2023 को घोषणा की है कि केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां बैंकिंग सेक्टर अब पूरी तरह से क्या हो गया है? तो डिजिटल हो गया है। कहाँ? तो केरल में। केरल राज्य के सभी जिलों में कम से कम एक बचत और चालू खाते की डिजिटाइज करने वाला पहला ये राज्य है। वर्ष 2021 में त्रिशूर राज्य में पूर्ण डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला पहला जिला बन गया था। कौन? तो त्रिशूर। अब भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बन गया? तो केरल। चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक जो केंद्र है, यहाँ कहा जा रहा है कहाँ? तो विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में तेलंगाना के हैदराबाद में 4200 करोड़ रुपए के निवेश से चौथे औद्योगिक क्रांति केंद्र की स्थापना करने की घोषणा किया गया है। तो कहाँ पर? तो तेलंगाना के हैदराबाद में। T+1 सेटलमेंट सिस्टम, ये जो कहा जा रहा है T+1 सेटलमेंट सिस्टम शेयर बाजार के दोनों महत्वपूर्ण सूचकांक जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर सौदों पर लागू होगा। इस T+1 से सभी स्टॉक जो निपटान होगा अगले दिन किए जाएंगे, जिससे शेयर बाजार में वित्तीय लेन देन में क्या होगा? तो तेजी होगा। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवी पुरीवोच, ये महत्वपूर्ण नाम है, याद रख सकते हैं। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? तो केंद्र सरकार की तरफ से। ये केंद्र सरकार की तरफ से पहली बार ग्रीन बॉन्ड के बदौलत पैसा जुटाने पर जोर दिया जा रहा है। इसे लेकर के आरबीआई द्वारा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की पहली किस्त जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में जारी की गई। किसके द्वारा? तो आरबीआई के द्वारा। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2030 तक ग्रीन बॉन्ड से 16,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। यानी कि एक ग्रीन बॉन्ड होता है, इसको जानते ही होइएगा, ये आप लोग खरीद सकते हैं। इस पर कुछ लंबे समय के लिए होता है, इस पर अच्छा खासा ब्याज मिलता है। तो इससे आरबीआई कितना रुपया जुटाएगी? तो 16,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, 31 जनवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण एक प्रमुख वार्षिक क्या है? तो दस्तावेज है जो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करता है। बजट से एक दिन पहले यह आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है कि संसद में पेश की जाती है। भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2023-24 में 6.5% बढ़ने के व इस वित्तीय वर्ष में 8.7% की तुलना में 7% रहने का अनुमान है। इसमें 2022-23 में कितना? तो 6.5% बढ़ने का ये अनुमान है। भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था क्या है? तो बना रहेगा। ब्लू इकोनॉमिक में अग्रणी जो है निवेशक बना भारत। इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी द्वारा भारत को ब्लू इकोनॉमी में अग्रणी निवेशक के रूप में क्या किया है? तो नामित किया है। इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में पॉलीमेटेलिक न्यूडल्स अन्वेषण से विस्तार अनुबंध पर क्या किया है? तो आदान प्रदान किया है। ग्रीन बॉन्ड, इंदौर नगर निगम हरित बॉन्ड जारी करने वाला भारत का दूसरा निकाय बन गया है। ये कौन सा? तो नगर निगम जो है, ये याद रखिएगा, इंदौर नगर निगम जो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है दूसरा नगर निकाय बन गया है। इसका उद्देश्य है 244 करोड़ रुपए इसे जुटाने का और इसका इस्तेमाल जो किया जाएगा 60 मेगावाट क्षमता वाला संयंत्र लगाने के लिए किया जाएगा। यह संयंत्र जो है इंदौर के वाटर पंप स्टेशन पर लगाया जाएगा। गाजियाबाद भारत का पहला नगर निगम है जिसने मार्च 2021 में ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड क्या किया था? तो जारी किया था। कौन था? गाजियाबाद। भारत में सर्वाधिक विदेशी आवक जो प्रेषण है, रेमिटेंस जो होता है, इसमें भारत में 89,187 मिलियन डॉलर की विदेशी ये रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। अगर इसमें से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो आया है कहाँ से आया है? तो यह रकम याद होना चाहिए अभी कितना, 89,127 करोड़। इसमें सर्वाधिक जो इसमें योगदान है अमेरिका से आया है 23.4, यूएई देखिए पहले आया है यूएसए से, उसके बाद में यूएई से, थर्ड में यूके से। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से 23.4% और इसके बाद में यूएई से 18% और
यूनाइटेड किंगडम से 6.8% रेमिटेंस यहाँ भारत में आया है। आगे का टॉपिक है G20 शिखर सम्मेलन। 30 जनवरी 2023 को G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने मुंबई के रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप द्वारा आयोजित भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का क्या किए तो उद्घाटन किए हैं। 2 दिवसीय मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की अध्यक्षता का जश्न मनाने और G20 के विचार को युवा तक ले जाने के लिए किया गया है। इसमें छोड़िए। अच्छा, यहाँ दे 1 मिनट देखिए। डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद अध्यक्ष और रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष ने उद्घाटन समारोह की क्या किए तो अध्यक्षता किए हैं। G20 वित्तीय मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर के बैठक ये कहाँ हुआ तो ये बेंगलुरु के कर्नाटक में हुआ। देखिए, बैंक में जाइएगा तो वैसे भी काफ़ी नाटक करता है, तो याद रख सकते हैं बैंकों का बेंगलुरु कर्नाटक में। और पर्यटन कार्यकारी का जो किया कहा जा रहा है तो पर्यटन कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक जम्मू कश्मीर में आयोजित की गई। तो यहाँ महत्वपूर्ण है कब कैमा था तो यह तीसरा था। तो तीसरा कहाँ किया गया तो जम्मू कश्मीर में किया गया। तो यह तीसरा था कहाँ किया गया तो यह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित किया गया। लेकिन अगर फर्स्ट पूछा जाए तो यह गुजरात के कक्ष में, सेकेंड जो हुआ था ये कहाँ हुआ था सिलीगुड़ी में हुआ था, थर्ड जो है ये जम्मू कश्मीर में। G20 तहत 2 दिवसीय विज्ञान जो 20 सम्मेलन है G20 की अध्यक्ष का ये कहाँ किया गया तो ये भोपाल में शुरू हुआ। विज्ञान अगर देखा जाए तो भोपाल में इस सम्मेलन का विषय विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ना है। G20 पर्यटन कार्य समूह के जो है पर्यटन कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक जो है ये मंत्रियों को गोवा में शुरू होगी। 3 वो तो देख लिए थे, लेकिन ये चौथा जो है ये गोवा में शुरू हुई जो 22 जून तक आयोजित की गई। केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने क्रूज पर्यटन के बारे में बैठक के प्रथम सत्र को क्या किया तो संबोधित किया। G20 का गठन वर्ष 1999 के दशक के अंत में वित्तीय जो संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था। भारत जो है इसका 18वां G20 का अध्यक्षता कर रहा है। नोट में जो दिया गया है 15 से 16 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया के बाली में 17वां ये किया गया था। कोविड-19 के दौरान यूक्रेन रूस हमले पर इसमें चर्चा किया गया। ठीक है, वर्तमान में G20 के जो अध्यक्षता है ये भारत के पास है। बस इतना याद रखिए। नीति आयोग के जो CEO हैं क्या नाम है तो अमिताभ कांत को इसका शेरपा नियुक्त किया गया है। इम्पोर्टेंट है। 1 दिसंबर 2022 से यह पूछा जा सकता है 30 नवंबर 2023 तक भारत के पास इसका अध्यक्षता है। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक कमल और उसकी 7 पंखुड़ियों वाले लोगों का अनावरण किया गया, जिसमें 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों को क्या करती है तो इंगित करती है। ये इम्पोर्टेंट है। एक कमल और उसकी 7 पंखुड़ी है। ये 7 पंखुड़ियाँ जो है 7 महाद्वीपों को इंगित करती है, ये पूछा जा सकता है। इसका जो थीम था वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन, इसका भी अध्यक्षता 2023 में भारत को ही प्रदान किया गया है। अभी जो इसको देखे होंगे वर्चुअल समिट भी इसका हुआ था। वर्ष 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में भारत को संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता क्या किया गया तो सौंपा गया। भारत को राष्ट्राध्यक्षों की एससीओ की परिषद की सितंबर 2023 तक 1 वर्ष के लिए इसका अध्यक्षता प्रदान किया गया है। भारत पहली बार संघाई सहयोग संगठन की क्या कर रहा है तो अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। 2 से 5 मार्च तक केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के गुवाहाटी में कहा तो असम के गुवाहाटी में संघाई सहयोग संगठन के तहत पारंपरिक चिकित्सा पर पहले B2B वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किया। तो पूछा जाएगा पहली जो B2B जो वैश्विक जो था इस पर कहाँ किया गया तो असम के गुवाहाटी में ये किया गया। एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक ये गोवा में हुआ। संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2023 भारत और के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग वाणिज्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में ये कहाँ हुआ तो स्टार्टअप नई दिल्ली में पहली बार भौतिक रूप से संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 77वां सत्र ये महत्वपूर्ण है। 29 से 31 जनवरी 2023 तक
संयुक्त राष्ट्र के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कुरैशी ने भारत का दौरा किया। 77वां जो सत्र था इसका अध्यक्ष क्या नाम है? तो साबा कुरैशी। हंगरी के साबा कुरैशी ने सितंबर 2022 में यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली की अध्यक्षता ग्रहण की थी। ये सितंबर 2022 में ये किए थे। कहाँ के हैं? तो ये हंगरी के। महासभा संयुक्त राष्ट्र का एक क्या है? महत्वपूर्ण अंग है। यह विचार विमर्श, नीति निर्धारण जैसे कार्यों के लिए क्या है? उत्तरदायी है। प्रतिवर्ष सितंबर में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की वार्षिक महासभा का आयोजन न्यूयॉर्क की जनरल असेंबली में किया जाता है। तो सितंबर में होता है न्यूयॉर्क की जनरल असेंबली में। महासभा के अध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष महासभा द्वारा 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। यहाँ इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए और लिख लीजिए कि यह छपेगा। 78वां सत्र के अध्यक्ष देखा जाए तो डेनिस फ्रांसिस है। ये त्रिनाद और टोबैगो के राजदूत है, तो ये पूरा याद होना चाहिए। 77वां कौन है? तो डेनिस फ्रांसिस। 78वां, लेकिन 77वां कौन थे? साबा कुरैशी। ये कहाँ के? तो हंगरी के हैं। तो ये भारत दौरे पर आए हुए थे। ठीक है, आगे देखिए स्पोर्ट्स का पेज इंक्लूड किए हैं। मियामी ओपन 2023, इसमें कौन विजेता रहा? तो पेट्रा क्विटोवा ने। तो कौन है? तो पेट्रा क्विटोवा इसमें विजेता रही। कजाकिस्तान के एलेना जोरावेकिना है, इसको हरा करके ये जीत ली। पुरुष एकल में रूसी टेनिस स्टार डेनियल मेदवेदेव का याद रखिए। महिला में अगर पूछा जाए मियामी ओपन तो पेट्रा क्विटोवा, पुरुष में पूछा जाए तो डेनियल मेदवेदेव। 18वां सुदीरमन कप 2023, इसका विजेता चीन रहा है। दक्षिण कोरिया इसमें उप विजेता रहा है। इसमें महिला एकल में अगर देखा जाए तो चीन की जो है ये यूफेई, और पुरुष एकल में चीन के सी यू क्यू, ये चीन में ही होता है। सुदीरमन कप अपने नाम से जाना जाता है। सुदीरमन कप का आयोजन जो हुआ ये चीन के सुंजो ओलंपिक खेल 16 टीमों के इसमें किया गया था, चीन में ही हुआ था। प्रमुख विजेता टीमें जो वर्ष चीन इसमें प्रथम स्थान, सेकंड दक्षिण कोरिया, जापान थर्ड स्थान और मलेशिया इसमें चौथा स्थान पर रहा। सुदीरमन कप विजेता आपसे पूछा जाएगा, चीन याद रखिए। मलेशिया मास्टर्स, ये सुदीरमन कप है, ये जो है ये बैडमिंटन का है। तो मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 टूर्नामेंट ये जो देखा जाए तो ये किसके द्वारा जीत लिया गया? तो भारतीय जो शटलर बैडमिंटन खिलाड़ी एच.एस. प्रणय, बस ये नाम याद रखिए। तो ये कोलालमपुर में मलेशिया जो चल रहा था यहीं पर जीते। इस जीत ने उन्हें अपना पहला WWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने में क्या किया है? तो मदद किया है। प्रणय ने पिछले वर्ष भारत के ऐतिहासिक थॉमस कप जीतने में महत्वपूर्ण क्या किया था? तो भूमिका निभाई थी। 22वां फीफा पुरुष विश्व कप, फीफा जो है ये देखिए 22वां इसका संस्करण था। 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक कतर में हुआ। इसमें 32 टीम इसमें भाग ली और इसका शुभंकर इसमें इम्पोर्टेंट है, लाइव इसका समर्थन इसका शुभंकर था। अगर पूछा जाए लाइव क्या है तो जो कि किफिया से प्रेरित है और पुरुष जो अरब पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक हेड ड्रेस है। इसमें पहला मैच कतर और इक्वाडोर के मध्य खेला गया, विजेता इक्वाडोर रहा। स्लोगन नाउ इज ऑल है, गोल्डन बॉल। अच्छा इसमें बॉल देखिए, इसमें गोल्डन बॉल है, इसमें लियोनेल मेसी है। ठीक है, कह रहा है कि गोल्डन बॉल है। ठीक है, उसके बाद में गोल्डन बूट अवार्ड है किलियन एम्बापे को है। इसके सर्वश्रेष्ठ गोल्डन ग्लव खिताब एमिलियानो मार्टिनेज का है। फेयर प्ले अवार्ड इंग्लैंड को दिया गया। अच्छा इसमें थोड़ा बता देते हैं कि लंबे समय तक याद रहे। देखिए इसमें गोल्डन बॉल अवार्ड जो मिला, मान लीजिए कि कोई बच्चा है, हम लोग कहेंगे कि वो हमें आकर के बोलेगा कि देखो ये गोल्डन बॉल है, गोल्डन बॉल है। हम लोग क्या कहेंगे? अरे यार ये कहीं से नल वगैरह में से कोई मतलब कि इसको धो करके लाया है, चमका करके, तो ऐसा लग रहा है। तो गोल्डन बॉल। तो लियोनेल नल में से, मतलब कि नल में से हम लोग क्या कहेंगे कि नल वगैरह में से ये धो करके लाया है इसलिए दिखा रहा है। तो नेल मेसी, तो ये अर्जेंट में मतलब काफ़ी जल्दी में लाया है, तो ये अर्जेंटीना का है। सारा प्राइज अर्जेंटीना को ही मिला है। बस एक याद रखिएगा, गोल्डन बूट अवार्ड किलियन एम्बापे। मान लिया जाए कि ये मतलब कि कोई अगर गोल्डन बूट अवार्ड पहन लिया तो इसके लिए इसको किल भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको किलियन एम्बापे, ये कहाँ के हैं? तो फंस गया यार, आप तो इसको फंस जाएगा ना, मतलब कि अगर कोई अगर इसको किल किया करेगा तो गोल्डन बूट अवार्ड ये किलियन एम्बापे। सर्वश्रेष्ठ गोल्डन ग्लव, गोल्डन ग्लव तो मतलब कि अगर कोई गोल्डन अगर ग्लव अगर पहना है तो उसके सभी हाथ मिलाना चाहेगा। ये मिला ले, ये एमिलियानो मार्टिनेज अर्जेंटीना का है। ठीक है, और सब अर्जेंट में मिलाना चाहेगा। बस ये कि फ्रांस का है, बाद बाकी जो भी पूछा जाए सब अर्जेंटीना का है। फीफा जो फेयर प्ले अवार्ड है ये किसे? तो इंग्लैंड को दिया गया है। सबसे युवा जो अगर खिलाड़ी देखा जाए तो यंग, इसके नाम में ही आ रहा है ये एंजो फर्नांडीज। तो एंजो मतलब कि यंग जैसा ये आ रहा है। ठीक है,
तो ये कहाँ का है, तो ये अर्जेंटीना का। परिणाम क्या हुआ, 18 दिसंबर 2022 को कतर के लुसेल स्टेडियम में हुए फाइनल में ये फ्रांस को पेनल्टी शूट आउट के से मतलब कि हरा दिया अर्जेंटीना 4-2 से। स्टार फुटबॉलर खिलाड़ी क्या नाम है, तो लियोनेल मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप 2022 का खिताब अपने नाम किया। फ्रांस के जो कप्तान है क्या नाम है, तो हुइगो लोरिस थे, ये इंपॉर्टेंट है। और अर्जेंटीना का लियोनेल मेसी देखिए रहे हैं। अर्जेंटीना ने का यह अब तक का क्या है, तो तीसरा खिताब है। इससे पहले 1978-86 में विजेता बन चुका है। प्रमुख जो बिंदु दिया जा रहा है कि जगदीश धनखड़ जो उपराष्ट्रपति है 20 नवंबर 2022 को विश्व कप के ये जो उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। यह पहली बार है जब कोई अरब देश कतर टूर्नामेंट की मेजबानी की है। यह पहली बार है कतर के जो अरब देश के द्वारा इसका मेजबानी किया गया है। वर्ल्ड कप के दौरान इस्तेमाल होने वाली फुटबॉल का नाम जो है अल रिहेला, ये सब कुछ डीपली दे दिया है, जिसका अर्थ हिंदी में यात्रा है। फाइनल में किससे खेला गया है सब छोड़ दीजिए, सब नहीं पूछा जाता है। विश्व कप इतिहास में यह तीसरी बार है जब चैंपियन का फैसला पेनाल्टी शूट आउट से हुआ है। इससे पहले 1994 में ब्राजील, 2006 में इटली इसका विजेता बना था। किलियन एम्बापे ने मतलब कि जो फ्रांस के हैं किलियन एम्बापे अभी देखे थे गोल्डन बूट का अवार्ड इससे मिला था। सर्वाधिक 8 गोल किया। और विश्व कप के फाइनल में क्या हुआ, जो फाइनल था उसमें हैट्रिक भी यहीं लगाए। फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण दीपिका पादुकोण ने किया। ये इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है। विजेता को $42 मिलियन की इनामी राशि प्रदान किया गया। काफी लंबी रकम इसको दिया जाता है। फीफा अंडर जो 20 विश्व कप 2023 है, ये अंडर 20 कहा जा रहा है। तो उरुग्वे ने किससे हरा करके, तो अर्जेंटीना के ला प्लाटा में डियोगो मराडोना स्टेडियम में इटली को हरा करके उरुग्वे ने किसको, तो इटली को हरा दिया। इसमें उरुग्वे विजेता रहा अंडर 20 में, और इटली जो है ये मतलब वो विजेता रहा। लुसियाने रोड्रिग्स के 46वें मिनट में हेडर विजयी गोल, ये सब फालतू दे दिया है, ये सब क्या है, रहने दीजिए। इसमें बस इतना याद रखिए, अंडर 20 में पूछा जाए तो उरुग्वे इसमें जो रहा है विजेता और इटली उपविजेता। इसका आयोजन जो नाम बदल करके फीफा अंडर, ये सब छोड़िए, ये सब फीफा क्लब विश्व कप, ये क्लब विश्व कप कहा जा रहा है कि स्पेनिश जो क्लब है रियल मैड्रिड, बस इतना नाम याद रखिए। फीफा क्लब विश्व कप का खिताब किसके द्वारा था, रियल मैड्रिड ने यह खिताब जीत लिया। नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023, तो इसमें केरल राज्य की टीम ने बस केरल नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप, इसमें केरल राज्य की टीम जीता है। गुजरात में आयोजित जो नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप पहला संस्करण पंजाब को इसमें हरा करके जीता है, तो यह पहला संस्करण था। तो इसमें कौन विजेता रहा है, तो केरल रहा है, पंजाब इसमें उप विजेता रहा है। और व्यक्तिगत पुरस्कारों में केरल के गोलकीपर संतोष काश्मीर सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर बने। राजस्थान के अमित तोगरा ने सर्वाधिक 27 गोल किए, जबकि केरल के सीजू एस प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। ये सब लिख के देते हैं, इसे ना छपेगा। अगर बहुत से बहुत अगर पूछा जाएगा तो इसमें केरल से पूछा जाएगा कि कौन नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप केरल में, और आयोजन कहाँ किया गया था, तो गुजरात में। बस 76वां संतोष ट्रॉफी ये कर्नाटक ने इसमें जीत लिया है, ठीक है। फुटबॉल चैंपियनशिप ये है, तो इसमें कर्नाटक के द्वारा जीता गया है। और इसमें संतोष ट्रॉफी विजेता केरल ने पेनल्टी शूट आउट में पश्चिम बंगाल हुआ। और ये 76वां था, 75वां जो था ये केरल जीता था, इसमें पश्चिम बंगाल उप विजेता रहा था। तो बस एक नाम आप ये याद रखिए, कर्नाटक। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया, 13वां संस्करण था। इसमें नीतू गंगास 58 kg, स्वीटी बुरा 81 kg, निकत जरीन 50 किलो, लवलीना बोरगोन 75 kg में गोल्ड मेडल जीती। भारत इसमें प्रथम स्थान पर रहा, 4 गोल्ड इसमें जीता गया है। मैरी कॉम 6 बार जीत चुकी है, सर्वाधिक रिकॉर्ड है इसके नाम। विश्व पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप ताशकंद में आयोजित पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में दीपक जो बोरिया 51 किलो, हिसामुद्दीन 57 किलो और निशांत देव ये 3 कांस्य पदक ही जीत पाए। ये कहाँ हुआ था, तो ताशकंद में हुआ था। इसमें भारत की तरफ से 3 कांस्य पदक। इसमें चौथा स्थान भारत का रहा। उज्बेकिस्तान प्रथम स्थान पर रहा, सर्वाधिक 9 पदक के साथ। तो ये ताशकंद विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, इसमें 3 कांस्य आए। तो एक जो आया दीपक बोरिया 51 किलो, हिसामुद्दीन 57 किलो, निशांत देव 71 में 3 कांस्य पदक जीते।
ये उज़्बेकिस्तान में हुआ था। मास्टर्स वुशु स्टार्स चैंपियनशिप है, इसमें रूस के जो मॉस्को में हुआ, ये इसी में वुशु में स्टार्स चैंपियनशिप, इसमें लड़कियों ने कुल 17 पदक जीते। सभी लड़कियां इससे पहले जो खेलो इंडिया जो हुआ था, इसमें ये भाग ले चुकी थी, वहीं से इसको चुना गया था। तो मॉस्को में जो संडे यानी कि फाइट जो कहा जाता है, और तावलू में लड़कियों ने जूनियर गर्ल्स, सीनियर और जूनियर सब जूनियर गर्ल्स से सब जूनियर गर्ल्स और सीनियर्स में क्या था, 10 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते। इसमें किसका-किसका है ये नाम देख लीजिए, ये विजेता में कौन रहा है ये सब। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत कम चांस है कि यहाँ से पूछा जाएगा। बस 17 पदक जो जीता मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में, 17 जीता। इसमें से अगर सबसे ज़्यादा है तो 10 गोल्ड, 4 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज। याद रखने वाला बस 10 गोल्ड, 4 सिल्वर, 10 4 3 7, 10 4 14 3 17 हो गया, तो 17 पदक जीता गया। ठीक है, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।